हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सृष्टि। आज हम लोग हिस्ट्री से, जो कि आपका इतिहास है, उस पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट को हम संग्राम के नाम से भी जानते हैं, राइट। सो ये हम क्यों देखने वाले हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही अहम घटना थी जो कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ इंडियंस ने रिवोल्ट किया था या फिर कोई क्रांति दिखाई थी, राइट। एंड ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए क्योंकि यहाँ से आपको हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं। सो दैट इज़ वाई हम कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में हम रिवोल्ट ऑफ 1857 के जो भी कारण थे, इस रिवोल्ट के बाद क्या परिणाम हुआ, वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे और इसकी शुरुआत कैसे हुई वो भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हालांकि मैंने नोट्स आपको इंग्लिश में दिए हैं, बट सारी एक्सप्लेनेशन मैं आपको हिंदी में दूंगी। तो यू कैन स्टे कनेक्टेड एंड जैसा भी हो आपको बहुत सारी जानकारी इस चैप्टर के दौरान मिलती जाएंगी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए हमें ये जानना होता है कि उसके बैकग्राउंड में क्या हुआ था। सो ये जो 1857 का संग्राम था ब्रिटिश शासन के खिलाफ, ये एक बहुत ही बड़ी घटना थी। और इस क्रांति की शुरुआत बेसिकली मीरठ नाम के स्टेट से हुई थी एंड ये धीरे धीरे फिर अन्य अन्य पार्ट में भी फैल गया था, जैसे कि कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली। तो ये सारे जो एरियाज़ हैं वहाँ से किन्होंने लीड किया था, ये हम लोग चैप्टर के आगे आगे डिस्कस करेंगे। अब बैकग्राउंड में एक्चुअली ये रिवॉल्ट का कारण क्या था। कुछ भी अगर आप कोई भी विद्रोह होता है तो उसके ऊपर कोई ना कोई रीज़न होता है, राइट। कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में ऐसा हुआ होगा जिसके वजह से इनको ज़रूरी लगा होगा कि हमें ये क्रांति करनी ज़रूरी है। तो एक तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि पॉलिसीज़ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वेर अगेंस्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ इंडियंस। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को रूल करने के लिए आई थी और जो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन हो रही थी, ये इंडियंस के सेंटिमेंट्स के ख़िलाफ़ थे। हमारे जो विचार थे ये उन सब सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ थे और ये हमें बस हमारे ऊपर कब्ज़ा करना चाहते थे, हमारे ऊपर शासन करना चाहते थे। सो ये इन्होंने किंग्स, क्वींस, जो वर्किंग क्लास थे, सोल्जर्स थे, किसी को भी नहीं छोड़ा और इनकी पॉलिसीज़ हर किसी कैटेगरी के लोग के अगेंस्ट थी। अब बी में क्या लिखा है कि नवाब्स वर सीइंग देयर अथॉरिटी इरोड सिंस मिड 18th सेंचुरी। तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि हमारे पास डिफरेंट एरियाज़ के लिए नवाब्स थे या फिर रूलर्स थे, किंग्स थे, एंड हम उनकी बातें सुनते थे। बट जब से ये कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई, दैट इज़ टू से कि जब ब्रिटिश इंडिया में आए, तो ये जो नवाब्स और किंग्स की अथॉरिटी थी ये धीरे धीरे ख़त्म होने लग गई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि इन्होंने अपने ऑफिशियल्स को सब किसी के कोर्ट में या फिर किंगडम में अपॉइंट कर दिया। तो इस वजह से जो भी अंदर की बातें थी, जो भी कॉन्फिडेंशियल बातें थी, वो ब्रिटिश तक पहुंच जाती थी और इस तरीके से वो लोग रूलर्स के रूल को डिसेंट्रलाइज करते गए। आर्म्ड फोर्सेस जो होते हैं रूलर्स के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये सारी चीज़ों को भी हटाया गया बहुत सारे केस में। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई के जो अडॉप्टेड चाइल्ड थे, तो जब पिता की मौत हुई तो उनको इट वाज नॉट अलाउड कि वो राजगद्दी पे बैठ सके, ठीक है। तो ये सारी पॉलिसीज़ इंडियंस के फेवर में नहीं थी और उनके अगेंस्ट थी एंड दैट इज़ वाई इनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए जा रहे थे। अवध नाम का जो स्टेट है उसको भी एनेक्स कर लिया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोल करके एक पॉलिसी थी, उसके बारे में आप अलग से पढ़ोगे। तो ये कहा गया था कि अवध को अच्छे से गवर्न नहीं किया जा रहा है, दैट इज़ कि जो रूलर हैं अवध के वो अच्छे से शासन नहीं कर रहे हैं अवध के लोगों पे, और फिर इस वजह से ब्रिटिश को इंटरफियर करना पड़ रहा है और इस कंटेक्स्ट पे उन्होंने अवध की रूलिंग अपने हाथों में ले ली। तो ये भी एक बहुत बड़ा सेटबैक था इंडियन रूलर के लिए। फिर क्या हुआ, जो कॉइन्स मिंट होते थे उसमें पहले के जो हमारे मुग़ल एम्परर्स थे, जैसे कि आपको मालूम होगा कि मराठा रूल था, मुग़ल रूल था, तो उसी तरीके से मुग़ल डायनेस्टी की जो किंग थे उनका ना नेम इनग्रेव किया जाता था कॉइन्स पे, तो वो भी हटा दिया गया। तो इस तरीके की चीज़ें ऑलरेडी देश में हो रही थी।
अब 1856 में क्या होता है, 1856 में बेसिकली गवर्नर जनरल कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग। तो आपको ये जानकारी इसलिए लेनी होगी कि किस पीरियड में कौन से गवर्नर का राज था, एंड अगर उनके अंडर कोई भी इंपॉर्टेंट पॉलिसी हुई है तो यू विल बी हैव टू अवेयर ऑफ दैट, क्योंकि जो भी ये एग्जामिनेशंस होती है उनमें कई बार आपको पूछ लिया जाता है कि ये जो पॉलिसी थी ये किस गवर्नर जनरल के रूल के दौरान प्रैक्टिस में लाई गई थी। तो इस तरीके से आपको ये जानना होगा कि 1856 में ये जो गवर्नर जनरल कैनिंग थे, इन्होंने डिसाइड किया था, ये जो बहादुर शाह जफ़र मैंने यहाँ लिखा है, ये एक मुग़ल रूलर थे और ये दिल्ली से रूल कर रहे थे। एंड इसके बाद डिसाइड किया गया था कैनिंग के द्वारा कि अब जब बहादुर शाह जफ़र की रूल एंड हो जाएगी या फिर ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद जो भी डिसेंडेंट्स हैं उनके, जो भी मतलब बाकी के आगे की जनरेशन है जो ऊपर गद्दी पे आएंगे या फिर रूल में आएंगे, तो उन्हें हम किंग्स नहीं कह करके बस प्रिंस कहा करेंगे, राइट। सो एक तरह से आप ये देख सकते हो कि टाइटल को डिमोनिश किया गया या फिर डिमिनिश किया गया। अब फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ स्कूल कैप्टन, आप अगर कहोगे कि अब से ये कैप्टन नहीं होकर के बस हाउस प्रीफेक्ट का पोस्ट रहेगा, सो इसका मतलब आप स्टेटस को डिटेरियोरेट कर रहे हो। तो इसी तरीके से गवर्नर जनरल कैनिंग ने जब ये बात का ये बात की सामने लाई, तो फिर वो लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो ये हो गया किंग्स रूल के बारे में कि बैकग्राउंड में ये सारी चीज़ें चल रही थी जिसकी वजह से इंडियंस ऑलरेडी नाराज़ थे। अब पीजेंट्स एंड सिपॉइज़ के लिए क्या हो रहा था, पीजेंट्स के लिए ये हो रहा था कि जो भी लैंड्स थे उनमें बहुत ज़्यादा टैक्स लिए जा रहे थे, या फिर जो रेवेन्यू कलेक्शन था ब्रिटिशर्स का वो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग पे था। वो लोग ज़मींदार्स को भी सपोर्ट कर रहे थे पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो इस तरीके की चीज़ों से पीजेंट्स, ट्राइबल्स, ये लोग खुश नहीं थे। बट अब क्योंकि हम लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 जो कि 1857 का विद्रोह है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग मेनली डील करेंगे सिपॉइज़ से, क्योंकि सिपॉइज़ से ही ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। तो अब सिपॉइज़ के साथ क्या हुआ था कि इनको ऑलरेडी बहुत कम सैलरीज़ दिए जाती थी, जो भी अलाउंसेस होते थे एक्स्ट्रा टाइम या फिर कुछ भी ऐसा अलाउंसेस होते थे वो भी नहीं दिए जाते थे, और इनके जो सर्विस कंडीशंस थे वो भी बहुत टफ़ थे। ब्रिटिशर्स कभी भी इनको एम्प्लॉयड एज प्रॉपर एम्प्लॉयज़ नहीं देखते थे, इनके ऊपर बहुत ही टॉर्चर किया जाता था और इनको अच्छी कंडीशंस ऑफ सर्विस नहीं प्रोवाइड की जा रही थी। सो इस वजह से वो लोग काफ़ी नाराज़ थे। बट सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कब आई, जब उनके रिलीजियस सेंसिबिलिटीज़ पे टारगेट किया ब्रिटिशर्स ने। और ये कैसे हुआ, ये तब हुआ कि एक बार 1824 में इनको कहा गया था कि बर्मा में कोई वॉर होने वाली है और वहाँ पे ये इंडियन सिपॉइज़ जो थे, इंडियन सोल्जर्स जो थे, इनको सी रूट क्रॉस करके, या मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि पानी को क्रॉस करके इन्हें जाना पड़ेगा और वहाँ पे ब्रिटिशर्स के बिहाफ में लड़ना पड़ेगा। तो उस समय ये सुपरस्टिशन माना जाता था कि अगर आप नदी पार करके दूसरे देश में जा रहे हो तो इसका मतलब आप अपने कास्ट और रिलीजन को पीछे छोड़ दे रहे हो, दैट मीन्स यू विल लूज़ योर कास्ट। तो इस वजह से इंडियंस को ये वाली बात अच्छी नहीं लगी, एंड जब उन्होंने बोला कि मैं नहीं जाऊँगा या फिर हम नहीं जाएंगे इस लड़ाई के लिए, तो उनको पनिश किया गया, ठीक है। और पनिशमेंट के साथ साथ 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, उन्होंने एक लॉ पास कर दिया जिससे उन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि जो भी सोल्जर अपॉइंट होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, उनको अगर देश छोड़ करके और कहीं अन्य देश में जा कर के जंग लड़ना पड़ेगा तो उन्हें जाना होगा, वो लोग ना नहीं कह सकते। तो ये सारी चीज़ों से सिपॉइज़ बहुत ही नाराज़ थे और उनके मन में अंदर ही अंदर एक क्रांति करने का मन जाग रहा था। सो अदर डेवलपमेंट्स क्या हो गया, अदर डेवलपमेंट्स उस समय जो ब्रिटिश करने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग चाह रहे थे कि भारतीय समाज को बदलें। जैसे कि हमारी जो प्रैक्टिस थी सती की, वो उसे हटाना चाहते थे। जो भी हमारी विडोज़ थी उनको वो कोशिश कर रहे थे कि उनकी दोबारा शादी कर दी जाए। इंग्लिश लैंग्वेज जो हमारे यहाँ पहले उतनी नहीं देखी जा रही थी, वो वाली एजुकेशन को वो प्रमोट कर रहे थे और हमारे वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस को पीछे कर रहे थे। सो दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड यू आर demolishing the current structure because of your own set of beliefs। और इसमें वो लोग ये भी कर रहे थे कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे उनके लिए ऐसे लॉज पास कर रहे थे ताकि आप हिंदू से अगर क्रिश्चियनिज्म में कन्वर्ट करना चाहो तो वो सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए, और अगर आप कन्वर्ट करते हो तो उसके लिए आप बहुत सारी बेनिफिट्स भी पाओगे। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए इंडियंस को ये समझ आ गया कि हमारे जो इंडियन कल्चर से
इंडियन कल्चर से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनको ब्रिटिशर्स हटाना चाह रहे हैं। तो इंडियंस को लगा कि उनके रिलीजन, सोशल कस्टम, सब कुछ को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये वाली म्यूटनी का शुरुआत हुआ। ठीक है, म्यूटनी किसे कहते हैं? बेसिकली म्यूटनी वो होती है जब एज अ ग्रुप आप किसी चीज़ को डिसोबे करते हो। जैसे कि मान लो कुछ सोल्जर्स हैं, अब आर्मी में वो लोग अपॉइंटेड हैं, तो अगर वो लोग ग्रुप फॉर्म करके जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं उसको नहीं फॉलो करेंगे तो फिर उसे हम म्यूटनी कहते हैं। एंड यहाँ पे अब ये हेडिंग दी गई है कि म्यूटनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन, मतलब ये म्यूटनी अब एक क्रांति में बदल जाती है। एंड बेसिकली यहाँ पे जो भी हेडिंग्स हैं ये मैंने आपकी हिस्ट्री एनसीईआरटी से लिफ्ट करके ये चैप्टर के आपको सारे नोट्स दिए हैं। ठीक है, तो म्यूटनी लाइक सिचुएशन डेवलप्ड इन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया इन 1857। तो अभी तक मैंने आपको बैकग्राउंड बताया कि ये सारी चीज़ें चल रही थी जिस वजह से ऑलरेडी लोग परेशान थे। अब 1857 में क्या हुआ, ऐसा सिचुएशन आ गया जहाँ पे लोग इकट्ठे होने लग गए। लोग को अब ऐसा लगा कि अब हमें सबको साथ जुट करके ब्रिटिश के अगेंस्ट हमला बोलना होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये मीरठ से स्टार्ट हुई थी और फिर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वो लोग सब साथ आए और फिर वो इस क्रांति को रूप दिए। It is also regarded by some as the biggest armed resistance to colonialism in the 19th century all over the world। अब कुछ लोग इसे ऐसा भी मानते हैं कि जो कोलोनियलिज्म बहुत सारे देशों में की गई थी, लेकिन इस टाइप की आर्म्ड रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिली थी 19th सेंचुरी में। इसीलिए 1857 का रिवॉल्ट बहुत ही अहम हो जाता है हिस्ट्री के तौर पे। हमें इसके आओ भाव और जो भी चीज़ें इससे जुड़ी हुई है वो जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ताकि हम समझ पाएँ कि उस समय पे लोगों की सोच क्या थी। और जब लोग आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लग जाते हैं या फिर आपके साथ बुरी चीज़ें होने लग जाती हैं तो लोग कैसे इकट्ठा होकर के उस चीज़ के अगेंस्ट राइज करते हैं, राइट। सो दैट इज़ वाई वी नीड टू सी दिस चैप्टर। अब 3 जुलाई 1857 को यहाँ पे कहा जा रहा है कि 3000 रिबेल्स दे केम फ्रॉम बरेली एंटर्ड दिल्ली एंड अटैक द ब्रिटिश कैवलरी पोस्ट्स। 29 मार्च को क्या हुआ था कि एक जगह बैरकपुर एक जगह है जहाँ पे एक सोल्जर थे मंगल पांडे, उनको हैंग कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऑफिसर्स के अगेंस्ट हमला बोला था। और उसी के कुछ दिनों के बाद क्या हुआ था कि मीरठ रेजिमेंट में जो भी सोल्जर्स थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि अब हम आर्मी के ड्रिल्स नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको कुछ कार्ट्रिजेस प्रोवाइड की गई थी और उनको कहा गया था कि उसे मुंह से खोलना है। और जब उन्हें पता लगा कि वो कार्ट्रिज में शायद काउज़ और पिग्स का फैट है जिसे हम बीफ और पोर्क कहते हैं। अब अगर आप हिंदू हो तो आप जान लोगे कि दिस वाज अगेंस्ट आर कस्टम्स टोटली। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि हम ये कार्ट्रिजेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे एंड दे रिफ्यूज़ टू जॉइन इन। तो इस वजह से क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने उनको जेल में डाल दिया 10 साल के लिए और उनको सिवियरली पनिश किया। तो ये सारी चीज़ें, ये जो मेन इवेंट जो हुआ था ना, ये टर्निंग पॉइंट बन गया। और इसी रीज़न की वजह से, हालांकि पीछे हमने बहुत कुछ देखी है जिससे इंडियंस डिसकंटेंट थे, बट ये एक मेजर रीज़न बन गया जहाँ से ये म्यूटनी की शुरुआत हो गई या फिर रिबेलियन की शुरुआत हो गई। तो 1857 में क्या हो गया कि जो बाकी के सोल्जर्स थे जिनको जेल नहीं हुई थी, बट जिन्होंने विद्रोह किया था और उनको जेल हो गई थी, तो वो लोग जो बाकी के सोल्जर्स थे वो लोग ब्रिटिश ऑफिसर्स पे हमला बोल दिए, उनको मार दिया क्योंकि वो लोग प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे। जो भी जेल्ड मैन थे उनको रिलीज़ कर दिया। गन्स और जो भी बाकी के वेपन्स थे उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हुए वो लोग ब्रिटिश की प्रॉपर्टीज़ को जलाने लग गए। उनका बस अब एक ही मकसद था कि हमें ब्रिटिश रूल से फ्री होना है। दे डिक्लेयर्ड अ वॉर ऑन फिरंगीज़। तो फिरंगीज़ इज़ बेसिकली अ टर्म दैट वी यूज़ फॉर फॉरेनर्स। तो उन्होंने बोला कि अब अगर हमें इस जंग से लड़ना है तो हमें ब्रिटिशर्स को अपने देश से निकालना होगा। इस समय उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि जो बहादुर शाह ज़फ़र हैं वो न्यू रूलर बन जाएंगे देश के, और वो लोग ब्रिटिशर्स को हटा करके बहादुर शाह ज़फ़र जो मुग़ल एम्परर थे उनका रूल लाएंगे। एंड ये लोग यहाँ से मीरठ से स्टार्ट करते करते ये लोग दिल्ली पहुँच गए और रेड फोर्ट में जहाँ पे बहादुर शाह ज़फ़र के वेर ही वाज लिविंग, वहाँ पे जा कर के इन्होंने उनको परसुएड किया। अब हालांकि बहादुर शाह ज़फ़र वाज नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग द रिवॉल्ट, क्योंकि उनको फियर था कि ब्रिटिशर्स ऑब्वियसली इसे सप्रेस कर देंगे,
क्योंकि ये एक रिवॉल्ट तो ज़रूर था बट ये विदाउट एनी फ्यूचर विजन के था, राइट। और ये बहुत ही एब्रप्ट मूवमेंट थी, तो इसीलिए बहादुर शाह ज़फ़र को डाउट्स थे कि ये कभी भी सक्सेसफुल हो पाएगा, और इसी वजह से वो करना नहीं चाह रहे थे। बट ही हैड अ लॉट ऑफ मतलब लॉट ऑफ परसुएशन एंड इनफैक्ट प्रेशर। तो इस वजह से उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट किया, और उन्होंने एक फॉर्मल इनविटेशन दी, जो भी चीफ्स एंड रूलर्स थे देशों के अन्य विभाग में, उनको इनवाइट किया कि आप सब मिल करके अब हम लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाएंगे, राइट। सो दिस इज़ हाउ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिगैन, मतलब शुरुआत रिवॉल्ट ऑफ 1857 की, और इसकी बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिली है। अब ये सब जब हुआ तो इनके कुछ इम्प्लिकेशंस हुए होंगे, दैट इज़ इनका कुछ रिज़ल्ट हुआ होगा, या फिर इन इस चीज़ के बाद जो भी ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ उसके बाद कुछ चीज़ें देखने को मिली होंगी। तो वो क्या सारी चीज़ें थी वो देखते हैं। रेजिमेंट्स म्यूटनीड फ्रॉम दिल्ली, कानपुर, लखनऊ एट्सेट्रा। मतलब सिर्फ मीरठ से नहीं, मीरठ के जो रेजिमेंट ने स्टार्ट किया था, अब बाकी के जो सोल्जर्स थे रेजिमेंट्स में, डिफरेंट रेजिमेंट्स में, वो लोग भी ज्वाइन अप कर लिए। और ये सिर्फ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं था, जब विलेज पीपल को मौका मिला तो वो लोग ने ज़मींदार्स के अगेंस्ट भी हल्ला बोल दिया, बिकॉज ज़मींदार ब्रिटिशर्स के साथ मिल करके इन्हें परेशान कर रहे थे। नेक्स्ट, नाना साहेब एक्सपेल्ड ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम कानपुर एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज पेशवा। तो ये जो नाना साहेब थे, इन्होंने कानपुर से लीड लिया, ओके, वहाँ का जो ब्रिटिश गैरिसन था उसको हटाया, और इन्होंने अपने आप को पेशवा डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। इनके फादर पेशवा थे, तो नाना साहेब ने वही वाला टाइटल रिटेन कर लिया। लखनऊ में क्या देखने को मिला, लखनऊ में बिरजिस कदर, ये एक्चुअली बेटे थे नवाब वाजिद अली शाह के, तो नवाब वाजिद अली शाह को भी डिपोज़ किया गया था। तो बिरजिस कदर जो उनके बेटे थे, उन्होंने लखनऊ से वॉर डिक्लेयर कर दी, और इन्होंने अपने आप को द न्यू नवाब डिक्लेयर कर दिया। झांसी में क्या देखने को मिला कि लक्ष्मीबाई ने भी सिपॉइज़ को ज्वाइन कर लिया, और तांत्या तोपे के सहयोग के साथ इन्होंने झांसी से ये वॉर स्टार्ट कर दी। एमपी में एक रीजन है मंगला रीजन करके, वहाँ से रानी अवंतीबाई ने एक आर्मी को लेकर के रिवोल्ट ऑफ 1857 में सहायता दी। अब क्या हो गया, ब्रिटिश वर नाउ डिफीटेड इन अ नंबर ऑफ बैटल्स, बहुत सारे बैटल्स, क्योंकि बहुत तरीके से लोग जुड़ गए तो ब्रिटिश को बहुत जगह पे हार देखने को मिली। मेनी न्यू लीडर्स ऑल्सो केम अप, जैसे कि अहमदुल्ला शाह, ये एक मौलवी थे फैज़ाबाद के, फैज़ाबाद से इन्होंने रिवोल्ट को शुरू किया था, और इन्होंने ये भी बोला था, ये भी अनुमान लगाया था कि अब ब्रिटिश रूल जल्दी ही जल्दी, या फिर ब्रिटिश शासन जिसे हम कहते हैं, वो जल्दी ही जल्दी समाप्त हो जाएगा। बरेली से बख्त खान जो थे, उन्होंने चार्ज लिया, और बिहार से कुंवर सिंह जो एक ज़मींदार थे, उन्होंने भी इस विद्रोह को सहयोग दिया। तो इस तरीके से किसने कहाँ से सहयोग दिया और किस रीजन में कौन हु वाज रिलेटेड टू विच रीजन, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रीलिम्स के एग्जामिनेशंस में काफ़ी बार ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। अब इसका रिएक्शन ब्रिटिश के द्वारा क्या होता है ये हमें देखना ज़रूरी है। कंपनी डिसाइडेड टू रिप्रेस द रिवोल्ट विथ ऑल इट्स माइट। अब जब ये रिवोल्ट हो रहा है तो डेफिनेटली ये तो नहीं है कि ब्रिटिश चुप बैठेंगे, उन्होंने ये कोशिश किया कि अब हम इसे दबाएंगे और इंडियंस को, मतलब इंडियन से बदला लेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि और भी जो इनको ज़रूरतें थी वो लोग इंग्लैंड से लेकर के आए, और भी सोल्जर्स आए, नए नए लॉज कानून बनाए गए, जिससे ये लोग ट्रायल कर रहे थे सोल्जर्स के, एंड कोई भी अगर कुछ भी चीज़ें कर रहा था तो उनको जेल में डालना आसान बना दिया गया। दिल्ली को इन्होंने सितंबर 1857 में वापस से कैप्चर कर लिया, और इसी दौरान बहादुर शाह ज़फ़र को इन्होंने मौत तक की सज़ा दे दी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी, जो कि बहादुर शाह ज़फ़र बाद में रंगून के एक जेल में 1862 में उनका स्वर्गवास हो गया, ठीक है। बट ब्रिटिशर्स के ये सब चीज़ें करने के बाद भी लोग अभी दबे नहीं थे पूरी तरीके से, वो अभी भी उनके अगेंस्ट वेपन्स उठा रहे थे और उनके पॉलिसीज़ के अगेंस्ट विद्रोह कर रहे थे। लखनऊ को ब्रिटिशर्स ने 1858 में वापस ले लिया। रानी लक्ष्मीबाई के साथ बैटल में जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई का देहांत हो गया। तांत्या तोपे इसी दौरान एस्केप कर गए, वो बच करके एक जगह में जा कर के उन्होंने मतलब वो लिया, क्या कहते हैं उसे, एक मिनट, हाँ, he took exile, okay, and he was doing this guerrilla war with support of peasants and tribals, right.
ब्रिटिश ऑल्सो ट्राई टू विन बैक ऑफ द लॉयल्टी ऑफ द पीपल। अब क्या हुआ कि हालांकि ब्रिटिश ने रिप्रेस करने की कोशिश की, दैट इज़ रिवोल्ट को दबाने की कोशिश की, बहुत सारे लॉज भी पास किए, लेकिन अब ब्रिटिशर्स को ये समझ आ गया था कि सिर्फ नफ़रत से हम इंडियंस पे राज नहीं कर सकते, इस तरीके से नहीं चलेगा। तो इसीलिए उन्होंने कई सारे रिवॉर्ड्स भी दिए कि जो लोग उनके अगेंस्ट नहीं राइज अप करेंगे या फिर जो उनके सपोर्ट में काम करेंगे, उनके हित में काम करेंगे, तो वो उनको कई सारे लैंड होल्डिंग्स, लैंड राइट्स, ये सारे जो छोटी छोटी व्हाट यू कैन से इज़ ब्राउनी पॉइंट्स, ये सारी चीज़ दे करके उन्होंने इंडियंस की लॉयल्टी जीतने की कोशिश की, और जिसमें वो सक्सेसफुल रहे, क्योंकि ये रिवॉल्ट बहुत ही थॉट आउट रिवॉल्ट नहीं था, सिस्टमैटिक रिवॉल्ट नहीं था, ये अचानक किया गया था। और इसमें ऐसे भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थी, जो एजुकेटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थी, जो समझ रही थी कि ये रिवॉल्ट की ज़रूरत नहीं है, और इनफैक्ट उन्हें ये लग रहा था कि ब्रिटिशर्स का शासन उनके लिए अच्छी चीज़ें लेकर के आएगा। तो ये सारी तरीक़ों से रिएक्शन ऑफ द मतलब जो ब्रिटिश का रिएक्शन था वो इनफैक्ट सक्सेस में बदल गया, एंड दे वर एबल टू रिकैप्चर देयर कंट्रोल। अब आफ्टर माथ ऑफ द रिवोल्ट मतलब परिणाम क्या हुआ इस रिवोल्ट का, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक 1858 का एक्ट पास किया 1858 में, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द 1858 एक्ट, ओके, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ कि अभी तक जो पावर्स थे, जो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे यहाँ पे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे रूल कर रहे थे। बट आफ्टर ये 1858 ये जो रिवोल्ट हुआ, उसके बाद जो एक्ट पास हुआ, उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि अब हम ही शासन कर रहे हैं इंडियंस पे, ओके। सो इसमें ट्रांसफर्ड पावर्स ऑफ द कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, और ब्रिटिश कैबिनेट जो थी वहाँ का एक मेंबर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन गए इंडिया के लिए, और इंडिया के जो भी गवर्नेंस रिलेटेड मैटर्स थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अब हैंडल करने वाले थे। इनको एक काउंसिल भी प्रोवाइड किया गया था विच वाज नोन एज इंडिया काउंसिल, जो कि इनको गवर्नेंस में सहयोग देगा। और गवर्नर जनरल, जिन्हें हम पहले गवर्नर जनरल के नाम से जानते थे, 1858 के एक्ट के बाद इनको वाइस रॉय के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। तो दैट इज़ वाई यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। यहाँ पे मैंने लिखा है डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर रूलिंग इंडिया। सेकंड क्या है, रूलिंग चीफ्स वर अश्योर्ड दैट नो फ्यूचर एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरी वुड बी कैरिड आउट। जैसे कि स्टेट्स को हम लोग एनेक्स कर रहे थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में, सब्सिडियरी अलायंस, ये सारी चीज़ों में, लेकिन अब ब्रिटिशर्स को समझ आ गया कि अगर हम इनके राज्य को लेंगे या फिर एनेक्स करेंगे तो ये लोग डेफिनेटली फ्यूचर में भी वापस से हमारे खिलाफ विद्रोह करेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से इनको अश्योरेंस दी गई कि जो भी रूलर्स हैं उनको बस ये एक्सेप्ट करना है कि ब्रिटिश क्वीन सबसे ऊपर है और वो लोग उनके अंडर रूल कर रहे हैं। और उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की कि अगर आपका अडॉप्टेड सन भी हो तो वो भी अब राजगद्दी पे बैठ सकता है और रूलर बन सकता है, जो कि पहले इन्होंने रानी झांसीबाई के केस में अलाउ नहीं किया था। सो ये सारी चेंजेस देखने को मिली आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसके बाद इन्होंने ये भी डिसाइड किया कि इंडियन सोल्जर्स की जो क्वांटिटी है आर्मी में, मतलब जितने लोग पहले रिक्रूट हो रहे थे उतने लोग अब नहीं रिक्रूट होंगे, ज़्यादातर ये लोग यूरोपियंस को लाएंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा नंबर्स हैं इंडियन सोल्जर्स के तो वो लोग फिर से यूनाइट करके कुछ भी परेशानियाँ ला सकते हैं। और पहले क्या देखने को आ रहा था कि ये जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें मेनली सोल्जर्स यूपी, बिहार, ये सारे एरियाज़ के थे, बट अब इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग गुरखा, सिख्स और पठान्स को रिक्रूट करेंगे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये लोग ज़्यादा लॉयल रहेंगे। मुस्लिम्स के खिलाफ़ इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए, क्योंकि इनको ऐसा लगा कि मुस्लिम्स आर द मेजर रीज़न बिहाइंड रिवोल्ट ऑफ 1857। तो सारे मुस्लिम्स को ये लोग बहुत ही सस्पिशन और बहुत ही गंदे नज़र से देखने लग गए, प्लस इनके लैंड एंड प्रॉपर्टीज़ को भी पे भी कब्ज़ा कर लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स के द्वारा की गई थी। डिसीजन बाय ब्रिटिश टू रिस्पेक्ट इंडियाज़ कस्टमरी, रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 से एक मेजर चेंज ये आया कि ब्रिटिशर्स को ये समझ आ गया कि इंडियंस पे आप राज तो ज़रूर कर सकते हो और कई सारी अत्याचार कर सकते हो, लेकिन अगर आप उनके धर्म या फिर सामाजिक चीज़ों पे जाओगे तो फिर इंडियन शांत नहीं रहेंगे, बिकॉज रिलीजन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियंस। तो ये बात की एहसास उन्हें हो गई थी, और उन्होंने ये समझ लिया कि अब हम लोग रिलीजियस और सोशल वैल्यू से थोड़ा दूर ही रहेंगे, एंड वी विल मेनली कंसंट्रेट ऑन दी बिजनेस एस्पेक्ट, ओके। पॉलिसीज़ मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड ज़मींदार्स एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट्स। तो ये कुछ चीज़ें
एज परिणाम देखी गई, मतलब ये जो विद्रोह हुआ था उसके बाद ब्रिटिशर्स के द्वारा ये सारी चेंजेस लाई गई। अब मैं चाहूँगी कि आप खरदा अपराइजिंग जो है उसके बारे में पढ़िए। बेसिकली इसको पाइक रिबेलियन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक जगह है उड़ीसा में और ये वहाँ पे की गई थी। ये लीड की गई थी बख्शी जगबंधु के द्वारा और ये 1857 के रिवोल्ट के कई साल पहले देखी गई है, 1817 में, जो कि ठीक है। तो मैं चाहूँगी कि आप इसके बारे में पढ़ लो कि क्योंकि ये भी इतिहास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है। और 1817 का जब रिवोल्ट आप पढ़ोगे तो आप कंपैरिजन कर सकते हो कि क्या डिफरेंसेस थे 1857 के रिवोल्ट में और पाइका रिबेलियन में। यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स मैंने आपको दिए हैं, जैसे कि रिवोल्ट ऑफ 1857 इज़ ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवोल्ट एंड वॉज इट एंटायरली सक्सेसफुल। ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसलिए क्योंकि पहली बार कभी भी हमने इतनी मास राइजिंग देखी, अपराइजिंग देखी ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। अभी तक लोग शांत बैठते थे एंड जो भी उन पे किया जा रहा था वो उसे अपना मतलब वो उसे स्वीकार कर लिए थे। बट रिवोल्ट ऑफ 1857 में लोग साथ आए और ऐसा समझ में आया कि अगर सब कोई अगर और ज़्यादा सिस्टमैटिक वे में हम साथ आएंगे तो हम डेफिनेटली ब्रिटिश रूल को ख़त्म कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा है एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवोल्ट, कि हालांकि हम देख रहे हैं कि ब्रिटिश ने वापस से रिकैप्चर कर लिया अपनी टेरिटरीज़ को और ये रिवोल्ट ऑफ 1857 एंटायरली सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट इनके क्या सक्सेसेस थे और इसके बदौलत हमें क्या कुछ मिला। तो ये सिग्निफिकेंस में बेसिकली आपकी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ हमारे तरफ चेंज हो गई, ये सारे परिणाम हुए इस रिवोल्ट के और इसके बाद हमें इस तरह की चीज़ें चेंजेस देखने को मिली, राइट। सो उस तरीके से आप अपने आंसर को फ्रेम करोगे। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स एंड प्लेसेस ऑफ रिवोल्ट मेंशन किए हैं, जैसे कि मंगल पांडे फ्रॉम बैरकपुर, बहादुर शाह, जीनत महल, बख्तवार खान, ये सारे दिल्ली से लीड कर रहे थे। तांतिया तोपे, नाना साहिब, अजीमुल्ला, ये सारे कानपुर से थे। खान बहादुर खान बरेली से, कुंवर सिंह जो हमने डिस्कस किया था वो बिहार से, रानी लक्ष्मीबाई। तो इस तरह से आप सारे मैच द फॉलोइंग्स कर पाओगे। रीजंस फॉर फेलियर ऑफ दिस डिफ़ॉल्ट, तो फेलियर अब इसलिए कहेंगे, देखिए अगर कोई भी सवाल है कि ये क्या पूरी तरीके से फेल हो गया अपनी अटेम्प्ट में, तो ऐसा नहीं है। इट वाज अ पार्शियल फेलियर एंड उसके रीजंस हैं। बट बिफोर टॉकिंग अबाउट द फेलियर आपको ये भी समझना होगा कि इनकी सिग्निफिकेंस क्या है और इससे हमने क्या कुछ हासिल किया। ठीक है, देर आर सर्टन चेंजेस, तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट। तो रीजंस फॉर फेलियर क्या है कि इंडियंस खुद में ही इकट्ठे नहीं थे। विद इन इंडियन सोसाइटी इटसेल्फ एजुकेटेड लोग थे, वर्किंग लोग थे, पीजेंट्स थे, जमींदार्स थे। तो बहुत सारे लोग यूनाइट हुए इस रिवोल्ट के लिए, इस विद्रोह के लिए, लेकिन कई सारे ऐसे लोग थे जो इसको एक बहुत ही बैकवर्ड लुकिंग इनिशिएटिव देख रहे थे। ठीक है, बैकवर्ड लुकिंग, एंड उनको लग रहा था कि ब्रिटिश का यहाँ पे शासन करना हमारे लिए डेवलपमेंट लाएगा। सो दैट इज़ वाई कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भी नहीं थी, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। जो बहादुर शाह जफ़र थे वो खुद ब खुद इस रिवोल्ट, इस रूल को लीड नहीं करना चाह रहे थे। तो क्योंकि हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं थी और कोऑर्डिनेशन हमारा अच्छा नहीं था, तो इस वजह से इंडियंस ऑलरेडी खुद में डिवाइडेड थे। एंड जब आप खुद से डिवाइडेड हो तो डेफिनेटली आप सामने वाले को जीत नहीं पाओगे। नो शेयर्ड एंड डेफिनेट विजन ऑफ द फ्यूचर। अब हालांकि सब कोई मिलकर लड़ रहे थे बट सबकी ऑब्जेक्टिव्स अलग थी। फॉर एग्जांपल पीजेंट्स जो लड़ रहे थे वो इसलिए लड़ रहे थे कि हमें ज़मींदार्स के अगेंस्ट हल्ला बोलना है। ठीक है, जो सिपॉइज़ लड़ रहे थे वो इसलिए लड़ रहे थे कि उनको आर्मी में टॉर्चर किया जा रहा था। फिर सबके रीजंस क्योंकि अलग थे तो इसीलिए वो लोग उतनी ग्रेविटी नहीं ला पा रहे थे कि मिलके हमें इस चीज़ को सप्रेस करना है। बाकी मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस व्यूड दिस एज बैकवर्ड लुकिंग। तो एक एग्जांपल मैं दे दूंगी, जैसे कि सती का अबॉलिशन ब्रिटिशर्स चाह रहे थे, राइट। तो बाद में आप अगर जब पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि राजा राम मोहन रॉय ने बहुत ही वॉज द पायनियर ऑफ सती अबॉलिशन। तो वो एक इंडियन थे लेकिन वो भी ये चीज़ बिलीव कर रहे थे कि वो एक डेरोगेटरी प्रैक्टिस है, रिलीजियस प्रैक्टिस है, लेकिन वो सही प्रैक्टिस नहीं है, तो उसे हटाया जाए। तो इस तरह के बहुत इंडियंस थे जो कि ब्रिटिशर्स के पॉलिसीज़ से वाकिफ़ थे और उनको लग रहा था कि वो इनफैक्ट सही है और उसी तरीके से इंडियंस साइंटिफिक अप्रोच लेकर के आएंगे, ना कि रिलीजियस अप्रोच। तो इस वजह से वो लोग इस विद्रोह को ज्वाइन नहीं किए एंड दैट इज़ वाई हम लोग वहीं पे टूट गए, राइट। सो दिस आर दी फेलियर्स, दिस आर सम ऑफ द रीजंस। तो इस तरीके से मैंने आपके इस चैप्टर को फ्रेम किया है। नोट्स इंग्लिश में है बट आई हैव ट्राइड कि मैं आपको हिंदी में इनके एक्सप्लेनेशंस दे दूँ। बट अगर कोई भी परेशानियाँ हुई हो तो यू कैन ऑलवेज़ लीव मी योर फीडबैक एंड आई विल ट्राई कि मैं उस तरीके से चेंजेस कर दूँ। सो दैट्स अबाउट इट गाइज। आई होप आपको ये नोट्स हेल्प करें एंड ये एक्सप्लेनेशन भी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय।